ग्रेगर को लगा जैसे यह सब सुनकर उसकी बहन भावुक होकर रोने लगेगी और वह उसके कंधे पर चढ़कर उसकी गर्दन को चूम लेगा, जो काम पर जाने के बाद से बिना किसी हार के सुनी है। मिस्टर सैमसा, बीच वाले जेंटलमैन ने ग्रेगर के पिता की ओर देखकर चिल्लाते हुए और बिना कोई शब्द बर्बाद किए अपनी उंगली से ग्रेगर की ओर इशारा किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। वॉयलिन शांत हो गया। तीनों लोगों में से बीच वाला पहले अपने दो दोस्तों को देखकर मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और फिर ग्रेगर की ओर देखा। उनके पिता ने सोचा कि ग्रेगर को बाहर निकालने से पहले तीनों जेंटलमैन को शांत करना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि वे बिल्कुल भी परेशान नहीं थे और उन्हें शायद वायलिन बजाने की तुलना में ग्रेगर अधिक मनोरंजक लगा था। उसके पिता अपनी बाहें फैलाकर उनके पास पहुंचे और उन्हें वापस अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करने लगे। साथ ही अपने शरीर को इस तरह ग्रेगर के आगे कर दिया कि वह उनको दिखाई न दी। अब वे थोड़े नाराज हो गए थे, पर यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि क्या उसके पिता के बचकाने व्यवहार ने उन्हें नाराज किया था या उस एहसास ने कि उनके बिना जाने समझे पास वाले कमरे में ग्रेगर जैसा पड़ोसी रह रहा था। उन्होंने ग्रेगर के पिता से स्पष्टीकरण मांगा और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर वापस चल दिए। इस बीच ग्रेगर की बहन उस निराशा से उबर चुकी थी जिसमें वह तब डूबी थी जब उसका वायलिन बजाना डिस्टर्ब हो गया था। उसने अपने हाथ हटा लिए थे, लेकिन म्यूजिक को ऐसे देखती रही जैसे वह अभी भी बज रहा हो। फिर उसने अचानक खुद को संभाला, वाद्य यंत्र को अपनी मां की गोद में रख दिया, जो अभी भी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। बहन जहां थी वहां से दूसरे कमरे में भाग गई, जिस कमरे की तरफ उसके पिता के दबाव में वे तीनों जेंटलमैन और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उसकी बहन के अनुभवी हाथों से बिस्तरों पर तकिए और कवर उलट पुलट हुए और उन्हें व्यवस्थित कर दिया गया। तीनों जेंटलमैन के कमरे में पहुंचने से पहले ही वह बिस्तर लगा चुकी थी और फिर से बाहर निकल गई। ग्रेगर के पिता जो कुछ कर रहे थे उसके प्रति इतने जुनूनी लग रहे थे कि वह अपने किराएदारों के प्रति अपना सारा सम्मान भूल गए। तीन जेंटलमैन में से बीच वाला जेंटलमैन गरजता सा चिल्लाया और जोर से अपना पैर पटककर ग्रेगर के पिता को बोला, मैं यहां और अभी घोषणा करता हूं। उसने अपना हाथ उठाकर ग्रेगर की मां और बहन का ध्यान खींचने के लिए उनकी ओर देखते हुए कहा कि इस फ्लैट में और इस परिवार के साथ रहते हुए, यहां उन्होंने संक्षेप में लेकिन निर्णायक रूप से फर्श पर देखते हुए, मैं अपने कमरे के संबंध में आपको अभी बता देता हूं कि जितने दिनों से मैं यहां रह रहा हूं उसके लिए मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उल्टा मुझे इस बात पर सोच विचार करना होगा कि आपसे क्षतिपूर्ति के लिए किसी प्रकार की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, और मेरा विश्वास करो कि ऐसी कार्रवाई के लिए आधार तय करना बहुत आसान होगा। वह चुप था और सीधे सामने की ओर देख रहा था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। फिर उसके दो दोस्त भी उसका साथ देने लगे और हम भी तत्काल नोटिस देते हैं। इसके साथ ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेगर के पिता अपने हाथों से रास्ता महसूस करते हुए लड़खड़ाते हुए अपनी सीट पर वापस आए और उस पर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी रोज शाम की झपकी के लिए ठीक से बैठ रहे हों, लेकिन जिस तरह उनका सिर हिल रहा था इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह बिल्कुल भी नहीं सो रहे थे। इन सब के दौरान ग्रेगर वहीं लेटा रहा जहां उन तीन जेंटलमैन ने उसे पहली बार देखा था। अपनी योजना की विफलता से निराशा के कारण और शायद भूख से कमजोरी के कारण भी उसके लिए हिलना डुलना असंभव हो गया। उसे यकीन था कि कोई भी किसी भी पल उस पर हमला कर देगा और उसने इंतजार किया। वह इस स्थिति से तब भी नहीं चौंका था जब उसकी मां की गोद में रखा वायलिन उसकी कांपती उंगलियों से फिसलकर जोर से फर्श पर जा गिरा। पिताजी, मां, उसकी बहन ने मेज पर अपना हाथ मारते हुए कहा, हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। शायद आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मैं देख सकती हूं। मैं इस राक्षस को अपना भाई नहीं कहना चाहती। मैं बस इतना कह सकती हूं कि हमें कैसे भी कोशिश करके इससे छुटकारा पाना होगा।
हमने इसकी देखभाल करने और धैर्य रखने के लिए इंसानियत के नाते हर संभव कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम पर कुछ भी गलत करने का आरोप लगा सकता है। वह बिल्कुल सही कह रही है, ग्रेगर के पिता ने खुद से कहा। उसकी मां, जिसे अभी भी सांस लेने का समय नहीं मिला था, वह धीरे धीरे खांसने लगी और उसकी आंखों में एक विक्षिप्त सी अभिव्यक्ति थी। ग्रेगर की बहन दौड़कर उसकी मां के पास गई और उसके माथे पर अपना हाथ रखा। उसकी बहन के शब्द ग्रेगर के पिता को कुछ ज्यादा ठोस विचार देते प्रतीत हुए। वह सीधे बैठ गए। भोजन के बाद तीनों जेंटलमैन द्वारा छोड़ी गई जूठी प्लेटों के बीच अपनी वर्दी की टोपी को हिलाने लगे और ऐसा करते हुए वह कभी कभी ग्रेगर को देख लेते थे, जो वहीं गुमसुम और स्थिर पड़ा हुआ था। हमें कोशिश करनी होगी और इससे छुटकारा पाना होगा, ग्रेगर की बहन ने कहा, जो अब सिर्फ अपने पिता से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी मां खांसने में इतनी व्यस्त थी कि वह सुन भी नहीं पा रही थी। नहीं तो आप दोनों मर जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की मौत मुझे आती हुई दिख रही है। इसके कारण हम सभी उतनी मेहनत नहीं कर सकते जितनी हमें करनी है, और फिर घर आकर इस तरह टॉर्चर किया जाए, इसे हम सहन नहीं कर सकते। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वह इतनी जोर से रोने लगी कि उसके आंसू फिसलकर उसकी मां के चेहरे पर बहने लगे और मां के हाथ किसी मशीन की तरह हरकत करके उन्हें पोंछने लगे। मेरी बच्ची, उसके पिता ने सहानुभूति और साफ इरादे से कहा। हमें क्या करना है? उसकी बहन ने कुछ ना कहा, क्योंकि अब उसकी पहले वाली दृढ़ता खत्म हो गई थी। काश वह हमें समझ पाता, उसके पिता ने लगभग प्रश्न के रूप में कहा। उसकी बहन ने अपने आंसुओं के बीच जोर से हाथ हिलाकर संकेत दिया कि समझने का कोई सवाल ही नहीं है। ग्रेगर के पिता ने उसकी बहन की इस यकीन को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली कि ग्रेगर का उन्हें समझ पाना अब बिल्कुल संभव नहीं है, और आंखें बंद करते हुए दोहराया, काश वह हमें समझ सकता तो शायद हम उसके लिए किसी तरह की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन जिस तरह यह है, इसे जाना ही होगा। उसकी बहन चिल्लाई, यही एकमात्र तरीका है पिताजी। आपको इस विचार से छुटकारा पाना होगा कि वह ग्रेगर है। इतने लंबे समय तक इस पर विश्वास करके हमने सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाया है। यह ग्रेगर कैसे हो सकता है? अगर ग्रेगर होता तो इसने बहुत पहले ही देख लिया होता कि इंसान के लिए ऐसे जानवर के साथ रहना संभव नहीं है, और यह अपनी मर्जी से यहां से चला गया होता। तब मेरा कोई भाई नहीं होता। हम अपनी जिंदगी आराम से जी सकते और उसे भी सम्मान के साथ याद कर सकते थे। अब यह जानवर हम पर अत्याचार कर रहा है। इसने हमारे किराएदारों को निकाल दिया है। यह साफ है कि यह पूरे फ्लैट पर कब्जा करना चाहता है और हमें सड़कों पर सोने के लिए मजबूर करना चाहता है। पापा देखो, अपनी आंखें खोलो, वह घबराहट में अचानक चिल्लाई। वह फिर से हिलना शुरू कर रहा है। सभी बातें ग्रेगर की समझ से पूरी तरह बाहर थीं। उसकी बहन ने अपनी मां को भी छोड़ दिया और खुद कुर्सी से दूर अपने पिता के पास चली गई। उसके पिता बेटी के भागने से ऐसे हरकत में आकर खड़े हो गए जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों। लेकिन ग्रेगर का किसी को, कम से कम अपनी बहन को डराने का कोई इरादा नहीं था। उसने तो बस मुड़ना शुरू किया था ताकि वह अपने कमरे में वापस जा सके। वैसे यह मुड़ना भी अपने आप में काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि उसकी दर्द से कराहती हालत का मतलब था कि उठकर जाने के लिए उसे बहुत अधिक कोशिश की जरूरत थी, और वह इसमें मदद के लिए अपने सिर का उपयोग कर रहा था। बार बार अपने सिर को उठा रहा था। वह रुका और इधर उधर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उसके अच्छे इरादे का एहसास हो गया था और वे केवल थोड़े समय के लिए ही चिंतित हुए थे। अब वे सब दुखी हो चुप होकर उसकी ओर देखने लगे। उसकी मां अपनी कुर्सी पर पैरों को फैलाकर और एक दूसरे के ऊपर रखकर लेटी हुई थी। उसकी आंखें थकावट से लगभग बंद थीं। उसकी बहन उसके पिता के गले में बाहें डालकर उसके पास बैठी थी। शायद अब वे मुझे घूमने देंगे, ग्रेगर ने सोचा और वापस अपने काम पर लग गया।
वह इस कोशिश से जोर जोर से हांफने से खुद को नहीं रोक सका और बीच बीच में उसे रुक कर आराम करना पड़ा। अब कोई भी उसे और ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था, सब कुछ उस पर छोड़ दिया गया था। अब वह पूरी तरह मुड़कर कमरे की ओर सीधा आगे बढ़ना शुरू हो गया। वह उस लंबी दूरी से हैरान था जो उसके और कमरे के बीच थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने थोड़ी देर पहले ही अपने इस कमजोर हालत में यह दूरी कैसे तय कर ली थी और उस समय उसे इसका पता भी नहीं चला। उसने जितना हो सके उतनी तेजी से रेंगने पर ध्यान केंद्रित किया और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके परिवार की ओर से उसका ध्यान भटकाने के लिए एक शब्द तक उसे सुनाई नहीं दिया। जब तक वह दरवाजे तक नहीं पहुंच गया उसने अपना सिर नहीं घुमाया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी गर्दन अकड़ रही है, पर बहरहाल यही देखना काफी था कि उसके पीछे कुछ भी नहीं बदला था, केवल उसकी बहन खड़ी हो गई थी। आखिरी बार जब उसने देखा तो उसकी मां पूरी तरह सो चुकी थी। वह मुश्किल से अपने कमरे के अंदर गया ही था कि दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया गया और कुंडी लगाकर उस पर ताला लगा दिया गया। ग्रेगर के पीछे अचानक हुए शोर ने उसे इतना चौंका दिया कि उसके छोटे से पैर उसके खुद के नीचे दब गए। यह शोर करने वाली उसकी बहन थी, जो इतनी जल्दी में थी कि वह बस खड़ी उसके जाने का इंतजार कर रही थी। उसके पीछे हौले से आगे बढ़ी। ग्रेगर ने उसे आते हुए बिल्कुल भी नहीं सुना और जैसे ही उसने ताले में चाबी घुमाई उसने जोर से अपने माता पिता से कहा, आखिरकार गया। फिर अब क्या? ग्रेगर ने अंधेरे में चारों ओर देखते हुए खुद से पूछा। जल्द ही उसे पता चला कि बस अब बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकता। उसके लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वास्तव में छोटे पैरों पर घूम पाना काफी मुश्किल था। यह सच है कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा था और अंततः पूरी तरह गायब हो गया। वह अपनी पीठ में सड़े हुए सेब या उसके आसपास के सूजन वाली जगह को तो पहले से ही महसूस नहीं कर पा रहा था, जो पूरी तरह से सफेद धूल से ढकी हुई थी। उसने भावुकता और प्रेम से वापस अपने परिवार के बारे में सोचा। उसे लगा कि यदि संभव होता तो कितना अच्छा होता कि जितना उसकी बहन उससे दूर हुई है वह भी उससे दूर हो जाता। वह इसी तरह खाली और शांतिपूर्ण चिंतन की स्थिति में रहा जब तक कि उसने सुबह 3 बजे घंटाघर की घंटी नहीं सुनी। उसने देखा कि धीरे धीरे खिड़की के बाहर भी हर जगह रोशनी होने लगी थी। फिर उसके न चाहते हुए भी वह गिर गया और उसकी सांसें धीमी गति से चलने लगी। सुबह सुबह जब नौकरानी आती थी तो सब लोग अक्सर उससे दरवाजा जोर से बंद न करने के लिए कहते थे, लेकिन अपनी ताकत और जल्दबाजी के चलते वह फिर भी यही करती थी। कभी कभी ऐसा लगता था न मानो वह सभी को फ्लैट में बता रही है कि वह कब आई है, लेकिन उसके आने के बाद से शांति से सोना असंभव था। उसने ग्रेगर पर रोजाना की तरह अपनी उड़ती सी नजर डाली तो पहले तो उसे कुछ खास नहीं लगा। उसने सोचा कि वह मरने की भूमिका निभाते हुए जानबूझकर वहां लेटा हुआ था। उसने अपनी समझ के हिसाब से हर संभव प्रयास किया। उसके हाथ में लंबी झाड़ू थी, इसलिए उसने दरवाजे से ग्रेगर को गुदगुदी करने की कोशिश की। जब उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिली तो उसने उसे परेशान करने की कोशिश की और उस पर थोड़ा प्रहार किया। फिर जब उसे पता चला कि वह बिना किसी विरोध के उसे फर्श पर धकेल सकती है, तब उसने ध्यान देना शुरू किया। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने अपनी आंखें दहशत के मारे बड़ी करते हुए देखा और एक आह भरी, लेकिन उसने जरा भी समय बर्बाद न करते हुए बेडरूम के दरवाजे झटके से खोले और वहीं बेडरूम के अंधेरे में जोर से चिल्लाई, आओ और इसे देखो, यह मर चुका है, बस वहीं पड़ा है, कब का मर चुका है। मिस्टर और मिसेस सैमसा अपने विवाह वाले बेड पर सीधे बैठे ही थे और नौकरानी के आने के कारण हुए शोर से उबरने की कोशिश ही कर रहे थे, इससे पहले कि वह समझ पाती कि वह क्या कर रही थी। लेकिन फिर भी सभी अपनी अपनी ओर से जल्दी से बेड से उठे।
मिस्टर सैमसा ने कंबल अपने कंधों पर डाल दिया। मिसेस सैमसा अपनी नाइट ड्रेस में ही बाहर आ गईं और इस तरह वे ग्रेगर के कमरे में चले गए। बीच में उन्होंने लिविंग रूम का दरवाजा खोला, जहां 3 जेंटलमैन के आने के बाद से ग्रेटे सोती थी। वह पूरी तरह से तैयार थी, जैसे कि वह कभी सोई ही ना हो, और उसके चेहरे का पीलापन इस बात की पुष्टि कर रहा था। मर गया? मिसेस सैमसा ने नौकरानी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए पूछा, हालांकि वह खुद भी जांच कर सकती थी और बिना जांचे भी यह जान सकती थी। वही हुआ जो मैंने अभी कहा, नौकरानी ने उत्तर दिया, और इसे साबित करने के लिए उसने ग्रेगर के शरीर को झाड़ू से हिलाया, जिससे वह पलट गया। मिसेस सैमसा ने ऐसी हरकत की मानो वह झाड़ू को रोकना चाहती हो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। अब तो मिस्टर सैमसा ने कहा, आओ इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। उसके पिता ने ईसाई रीत के अनुसार हाथ से क्रॉस बनाया और तीनों महिलाओं ने उनको देखा देखी वैसा ही किया। ग्रेटे, जिसने अपनी आंखें लाश से नहीं हटाई थी, उसने कहा, जरा देखो वह कितना पतला हो गया था। इतने दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। खाना वैसा ही बाहर आ जाता जैसा अंदर गया था। ग्रेगर का शरीर वास्तव में पूरी तरह से सूख कर सपाट हो गया था, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। अब वह अपने छोटे छोटे पैरों पर नहीं खड़ा था और न ही वह बाहर देखने के लिए झांक रहा था। ग्रेटे, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ यहां आओ, मिसेस सैमसा ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, और ग्रेटे अपने माता पिता के पीछे पीछे बेडरूम में चली गई। लेकिन उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर उस लाश की ओर देखा। नौकरानी ने दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की खोल दी। हालांकि अभी भी सुबह का समय था, लेकिन ताजी हवा में कुछ गर्माहट घुली हुई थी। आखिरकार मार्च का अंत हो चुका था। तीनों जेंटलमैन अपने कमरे से बाहर निकले और हैरानी से चारों ओर अपने नाश्ते की ओर देखने लगे, जिसके बारे में परिवार भूल गया था। हमारा नाश्ता कहाँ है? बीच वाले जेंटलमैन ने चिढ़कर नौकरानी से पूछा। नौकरानी ने बस अपने होठों पर उंगली रखी और उन लोगों को तुरंत मौन होने का इशारा किया और कहा वह चाहे तो ग्रेगर के कमरे में जा सकते हैं। उन्होंने वैसा ही किया और ग्रेगर की लाश के चारों ओर कोट की जेबों में हाथ डालकर खड़े हो गए। अब कमरे में काफी रोशनी थी। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और मिस्टर सैमसा अपनी वर्दी में एक हाथ की तरफ अपनी पत्नी और दूसरी तरफ अपनी बेटी के साथ दिखाई दिए। वे सभी थोड़ा रो रहे थे। ग्रेटे बार बार अपने पिता की बाह पर मुंह दबाकर रो रही थी। अब मेरे घर से निकल जाओ, मिस्टर सैमसा ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए तीनों जेंटलमैन से कहा और दोनों मां और बेटी को अपने पास ही रखा। क्या मतलब है आपका? 3 जेंटलमैन में से बीच वाले जेंटलमैन ने फीकी मुस्कान के साथ निराश होकर पूछा, जबकि बाकी दोनों जेंटलमैन ने झगड़े की आशंका से अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके उन्हें लगातार रगड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब झगड़ा होगा और चाहे कुछ हो जाए उन्हें सिर्फ अपने पक्ष में ही इस झगड़े को समाप्त करना था। मेरा मतलब वही है जो मैंने अभी कहा, मिस्टर सैमसा ने उत्तर दिया। पहले तो वह जेंटलमैन वहीं खड़े रहे। उनमें से एक जमीन की ओर ऐसे देख रहा था मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। तभी वह आदमी अपने 2 साथियों के साथ मिस्टर सैमसा की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, फिर हम चले जाएंगे, उन्होंने कहा और मिस्टर सैमसा की ओर देखा, जैसे कि वह अचानक उनकी विनम्रता देखकर अभिभूत हो गए होंगे और अपने निर्णय के लिए मिस्टर सैमसा से फिर से अनुमति चाहते हों।
मिस्टर सैमसन ने केवल अपनी आंखें सामान्य से बड़ी करते हुए कई बार धीरे से उसकी ओर सिर हिलाया। फिर बिना ज्यादा देरी किए वह आदमी वास्तव में लंबे लंबे डग भरता हुआ सामने के गलियारे में चला गया। उसके दो दोस्तों ने कुछ समय पहले अपने हाथ रगड़ना बंद कर दिया था और जो कहा जा रहा था उसे सुन रहे थे। अब वे अपने दोस्त के पीछे भाग पड़े, जैसे कि उन्हें अचानक यह डर सता रहा हो कि कहीं मिस्टर सैमसन उनके सामने दालान में न आ जाएं और उनके साथी नेता जो कमरे से चला गया था उसका लिहाज ही छोड़ दे। वहां पहुंचकर तीनों ने स्टैंड से अपनी अपनी टोपियां ली, होल्डर में लटकी हुई अपनी छड़ियां ली। वे बिना कुछ बोले परिसर से बाहर चले गए। मिस्टर सैमसा और दोनों माँ बेटी सीढ़ियों तक उनके पीछे पीछे गए, लेकिन उनके पास तीनों लोगों के इरादों पर शक करने का कोई कारण नहीं था। और जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों से झुककर देखा तो वे देख सकते थे कि कैसे तीनों जेंटलमैन धीमी गति से लेकिन बिना रुके सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ रहे थे। वे सीढ़ियों से जितना नीचे जाते गए, सैमसा परिवार की उनमें रुचि उतनी ही कम होती गई। फिर एक कसाई का लड़का जो अपने सिर पर ट्रे रखकर ऊपर आते समय उनके पास से गुजरा तो मिस्टर सैमसा और दोनों माँ बेटी सीढ़ियों से दूर आ गए और वापस फ्लैट में चले गए, जैसे उन्हें बड़ी राहत मिली हो। उन्होंने तय कर लिया कि आज के दिन का उपयोग आराम करने और टहलने के लिए करेंगे। शायद इस दिन के उपयोग का यही सबसे अच्छा तरीका है। आज न केवल उन्हें काम से छुट्टी मिली थी बल्कि उन्हें इसकी सख्त ज़रूरत भी थी। इसलिए वे मेज पर बैठ गए और तीनों ने माफ़ी के 3 पत्र लिखे। मिस्टर सैमसन ने अपने एम्प्लॉयर्स को, मिसेस सैमसन ने अपने ठेकेदार को और ग्रेटे ने अपने मालिक को। जब वे लिख रहे थे तभी नौकरानी अंदर आई और उन्हें बताया कि वह जा रही है क्योंकि उसने सुबह का अपना काम ख़त्म कर लिया था। पहले तो उन तीनों ने जो वे लिख रहे थे उससे बिना नज़र हटाए और ऊपर देखे हाँ में अपना सिर हिला दिया, लेकिन नौकरानी अभी भी वहां से नहीं जाना चाह रही थी। अच्छा क्या हुआ? मिस्टर सैमसन ने चिढ़कर ऊपर देखा और पूछा। नौकरानी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे कि उसके पास बताने को लिए कोई ज़बरदस्त अच्छी खबर हो, लेकिन वह तभी बताएगी जब उससे साफ साफ पूछा जाएगा। अब तुम क्या चाहती हो? मिसेस सैमसन ने पूछा, जिसके लिए नौकरानी मन ही मन सोच रही थी कि उससे पूछा जाए। हाँ, उसने जवाब दिया और उसके होठों से दोस्ताना हंसी फूट पड़ी, जिससे वह सीधे तौर पर बात कर पाई। ठीक है, वह जो चीज़ मौजूद है आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इससे कैसे छुटकारा पाएंगे। वह सब सुलझा लिया गया है। मिसेस सैमसा और ग्रेटे अपने पत्रों पर इस तरह झुक गई मानो वे जो लिख रही थी उसे लिखना जारी रखना चाहती हूं। मिस्टर सैमसन ने देखा कि नौकरानी हर चीज़ का विस्तार से वर्णन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर साफ तौर पर उसे मना कर दिया। इसलिए जब उसे सब कुछ बताने से रोका गया तो उसे अचानक याद आया कि वह कितनी जल्दी में थी और साफ साफ रूप से चिढ़ते हुए उसने चिल्लाकर कहा, फिर अलविदा सबको। वह तेजी से घूमी और चली गई। जाते समय उसने दरवाज़ा बुरी तरह से पटक दिया। उसे आज रात को आने के लिए मना कर देते हैं, मिस्टर सैमसन ने कहा, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी या बेटी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि नौकरानी ने उस शांति को ख़त्म कर दिया है जो उन्हें अभी अभी मिली थी। वे उठी और खिड़की के पास चली गई, जहां वे एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बैठी रहीं। मिस्टर सैमसन उन्हें देखने के लिए अपनी कुर्सी पर घूमे और कुछ देर वहीं बैठे उन्हें देखते रहे। फिर उन्होंने पुकारा, अब यहां आ जाओ। आओ, हम सभी उन पुरानी बातों को भूल जाएं। आओ और मेरे साथ भी थोड़ा वक्त बिताओ। दोनों माँ बेटी ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था।
वे जल्दी से उनके पास गईं और उन्हें प्यार से गले लगाया और फिर जल्दी से अपने अपने पत्र समाप्त किए। इसके बाद तीनों एक साथ फ्लैट से बाहर निकल आए। उन्होंने महीनों से ऐसा कुछ नहीं किया था। उनके पास खुली हवा में सांस लेने के लिए गर्म धूप थी जिसे वह महसूस कर रहे थे। अब वह ट्राम में शहर के बाहर खुले इलाके में जाने के लिए अपनी सीटों पर आराम से पीछे सहारा लेकर बैठे। तब उन्होंने अपने भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की और बारीकी से इस बात पर विचार करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि वे इतनी भी बुरी हालत में नहीं हैं। सब कुछ जैसे उनके लिए था। इससे पहले उन्होंने एक दूसरे से उनके काम के बारे में कभी नहीं पूछा था। एक अच्छी बात यह थी कि उन तीनों के पास नौकरियां थीं जो बहुत अच्छी थीं और विशेष रूप से भविष्य के लिए अच्छी संभावनाएं दिखा रही थीं कि वास्तव में घर बदलने से काफ़ी आसानी से इस बुरे समय में सुधार किया जा सकेगा। अब उन्हें एक ऐसे फ्लैट की ज़रूरत थी जो ग्रेगर द्वारा चुने गए मौजूदा फ्लैट से छोटा और सस्ता हो, जो अच्छी जगह पर हो और इन सब से बढ़कर ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। ग्रेटे जैसे हर समय जीवंत होती जा रही थी। पिछले कुछ समय से चल रही सारी चिंताओं के कारण उसके गाल पीले पड़ गए थे, लेकिन जब वे आपस में बात कर रहे थे तो मिस्टर और मिसेज सैमसा इस विचार से दंग थे कि कैसे उनकी बेटी एक सुंदर युवती बन गई है। वे बिना कुछ कहे बस एक दूसरे से नजरों ही नजरों में इस बात पर सहमत हो गए कि जल्द ही उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने का समय आने वाला है। वे अपने नए सपनों और इरादों की सोच में डूबे हुए ही थे कि इतने में उनका गंतव्य स्थान आ गया जहां उन्हें जाना था, जिसे देख ग्रेटे उत्साह के साथ सबसे पहले सीट से उठी और सफर की थकान उतारने के लिए अंगड़ाई लेने लगी।